सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को हमें बिल्कुल भी एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं लेना चाहिए। हम में से बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, हिस्ट्री को काफ़ी बोरिंग समझते हैं और इसको ज़्यादातर रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हिस्ट्री को रटने के बजाय अगर हम समझ के इसकी स्टडी करें तो हिस्ट्री एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सो इससे पहले मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो बना चुका था, आई होप कि आपने देख ली होगी। नाउ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। जो फर्स्ट वीडियो था, जो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा हमारी NCERT बुक में क्लास सेवन्थ, तो वहाँ पर हमने देखा था ट्रेसिस थ्रू द 1000 ईयर्स। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वो देखा था कि 750 से लेके 1750 तक क्या क्या चेंजेस जो है आए थे, वो हमने देख लिया था। सो वहाँ पर हमने सिर्फ जस्ट ओवरव्यू देखा था वहाँ पर कि क्या क्या हुआ था 1000 ईयर्स में। अब जो सेकंड चैप्टर हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ से अब हमारा एक्चुअल जर्नी जो है स्टार्ट होती है हिस्ट्री की। तो बने रहिएगा लास्ट में मेरे साथ, लास्ट तक मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, जो नए राजा है और उनके जो राज्य है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी। मतलब 7th सेंचुरी के बाद क्या है, बहुत सारी डायनेस्टीज जो है इमर्ज होती है। ठीक है, मैप वन शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 17th एंड 12th सेंचुरीज। अब देखो ये वाला जो आपको मैप बताया हुआ है, यहाँ पर आपको 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक की जो मेजर डायनेस्टीज थी, मतलब जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी। वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, लेकिन उनमें से जो मेजर मेजर डायनेस्टीज थी वो आपके पास यहाँ पर देखिए मैप में आपको दी हुई है, जो कि 700 से लेके मतलब यहाँ पर ऊपर दिया था। देखिए आपको फर्स्ट देखिए यहाँ पर हमारे पास चाहमानास हो गए। ठीक है, बाद में ये चौहान बन के उभरे थे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास राष्ट्रकूटाज हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास चोलाज है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पालाज है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास राष्ट्रकूट प्रतिहार्ज है। तो बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे डायनेस्टीज हमारे पास है। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखते हैं क्या क्या दिया इसमें। द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब यहाँ पर मैं आपको बीच बीच में फैक्ट भी बताता जाऊँगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन फैक्ट्स को याद रखो। अगर आपको हिस्ट्री को जो है रटना नहीं है, तो आपको इसके फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, उनको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं जितना आसान हो सकूँ उतना आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वॉरियर चीफ्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब बात होती है, तो गाइज आपको सिर्फ इंडिया का रेफरेंस नहीं लेना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात हो रही है, मतलब आपने ये सोचना है सारा के सारे इलाके की बात हो रही है, ये वाला। ठीक है, ये सारे के सारे इलाके की बात हो रही है, इसी को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडिया के इर्द गिर्द का जितना भी ये भाग आ जाता है, ये भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इसमें, द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। अब याद कीजिए क्लास 6 में हमने जो है मेजर डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी, जो पुराना ज़माना था, जब काफ़ी पीछे हम जाए, मतलब 17th सेंचुरी से पीछे अगर जाए, तो वहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े डायनेस्टीज़ भी हुए हैं। जैसे कि हम देखते हैं मौर्यास हुई थी। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी हुई थी, उसका गुप्त डायनेस्टी हुई थी। ये बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी। ठीक है, डायनेस्टीज़ थी मतलब इनका साम्राज्य बहुत बड़ा होता था। जैसे मान लीजिए, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही हम आ जाए, यहाँ पर देख लेते हैं हम, एक मिनट। इस पर अगर हम आ जाएँ तो हम देखते हैं जो मौर्यास थे, तो उनका सारा का सारा कंट्रोल इसके ऊपर था। ठीक है, पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर उनका कंट्रोल था। और पहले क्या होता था, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज होती थी। लेकिन जब हम 17th सेंचुरी से आगे चलते हैं, सॉरी 700 से जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, 700 से जब हम आगे चलते हैं, मतलब 700 ईस्वी से जब हम आगे चलते हैं, तो क्या होता है, तब हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पहले किंग्स थे, उन पर जो है उनका नियंत्रण कम होने लगता है, और छोटे छोटे किंग्स जो है इमर्ज होने लगते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि छोटे किंग कैसे इमर्ज होते हैं। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, इसको ग्रैब करना है।
बाद में जब मैं सीधे रीडिंग करूँगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए क्या था, इस तरह से मान लीजिए या मैं आपको समझाने के लिए बताऊँगा, ठीक है। पहले क्या होता था, एक बड़ा किंग होता था, ठीक है, बड़ा किंग होता था और साथ में ये पूरे के पूरे इलाके पर मान लीजिए पूरा का पूरा इलाका इस किंग का है। अब आपको पता है, मान लीजिए एक ही किंग है और इतना बड़ा उसके पास इलाका जो है मैनेज करने के लिए है, तो क्या एक किंग जो है इतने सारे इलाकों को मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये किंग क्या करता है, छोटे छोटे अपने आदमी जहाँ पर डिप्लॉय कर देता है इस तरह से। मान लीजिए ये एक बड़ा किंग था, इसने जो है इस तरह से आदमी जो है यहाँ पर डिप्लॉय किए हुए हैं, ठीक है। अब जो ये वाला इलाका है इसका कंट्रोल इसने इस राजा ने इसको दिया हुआ है, इसका कंट्रोल इस राजा ने इसको दिया हुआ है, इसका इस इलाके का कंट्रोल इसको दिया हुआ है, इस इलाके का कंट्रोल इसको दिया हुआ है और इस इलाके का कंट्रोल इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो एक किंग है, हालांकि कहने के लिए तो ये सारा का सारा इलाका किंग का है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर छोटे छोटे लोग और भी हैं जिनको किंग ने जो है डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। इनको हम कहते हैं सामंत, ये जो लैंडलॉर्ड होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, लैंडलॉर्ड कहेंगे, ठीक है। और जो ये हमारे पास राजा है वो किसकी सहायता से राज्य को चला रहा है, इन लैंडलॉर्ड्स की वजह से। जो ये लैंडलॉर्ड है वो क्या करते हैं, इस जितना भी यहाँ पर इलाका है इनको जो है अलग अलग करके ये कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे लैंडलॉर्ड हो गए और सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, राजा है, ठीक है। राजा ने अपने पूरे के पूरे जितना भी बड़ा इसका देश है उसको डिवाइड करके रखा हुआ है और डिवाइड करके किसको दिया हुआ है, इन छोटे छोटे सामंतों को, इनको कहते हैं हम सामंत या लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। और ये लैंडलॉर्ड क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये देखिए एक लैंडलॉर्ड है, मान लीजिए इसको मान लीजिए ये एक लैंडलॉर्ड है, ये एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, ये भी एक लैंडलॉर्ड है, ये भी लैंडलॉर्ड है, ये भी लैंडलॉर्ड है, ये भी लैंडलॉर्ड है। अब इसके चारों ओर का जितना भी लैंड है, मतलब इसके चारों ओर की जितनी भी ज़मीन है, यहाँ पर छोटे छोटे ज़मींदार होते थे, मतलब छोटे छोटे फार्मर होते थे। अब ये बड़ा ज़मींदार क्या करता था, बड़ा ज़मींदार इन छोटे छोटे फार्मर को ये ज़मीन दे देता था, ठीक है। ज़मीन दे देता था मतलब उनको परमानेंट नहीं देता था, मतलब उनको जो है बीजने के लिए दे देता था। मतलब वो कहता था कि आप इस पर खेती करो। अब जब ये किसान जो है खेती करेंगे तो वो क्या करेंगे, जब किसान खेती करेंगे तो खेती करने के बाद जो अनाज पैदा हुआ, मतलब जो ग्रेन्स पैदा हुए वहाँ पर, उस ग्रेन्स का थोड़ा सा भाग इन किसानों को इसको देना पड़ता था। मतलब जो ये बड़ा लैंडलॉर्ड है, जो ये ज़मींदार है, ये लगान वसूल करता था। लगान का मतलब क्या, इसने जो है ज़मीन को बांट दिया है किसानों में। जब किसान जो है फसल पैदा करेंगे तो फसल के अदा करने के बाद थोड़ा सा अनाज तो किसान खुद के लिए रख लेंगे और थोड़ा अनाज किसको दे देंगे, वो दे देंगे लैंडलॉर्ड को, ठीक है। और लैंडलॉर्ड को देखिए, अब इस लैंडलॉर्ड के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा, इस लैंडलॉर्ड के पास भी बहुत सारा पैसा हो जाएगा, इसके पास भी बहुत सारा पैसा, इसके पास भी बहुत सारा पैसा, इसके पास भी बहुत सारा पैसा, ठीक है। और जो ये किंग है, अब ये जो लैंडलॉर्ड है, ये लैंडलॉर्ड किंग को पैसा देके इस तरह से देखिए, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से एक किसान था, उसने 100 केजी जो है अनाज उगाया, ठीक है। तो 100 केजी में से 50% किसान खुद को रखेगा, 50% किसको दे देगा, 50% दे देगा वो इस लैंडलॉर्ड को। अब जो 50% इस लैंडलॉर्ड को मिला उसमें से भी वो 25% किंग को दे देगा और 25% जो है खुद के लिए रख लेगा, ठीक है। हालांकि परसेंटेज बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता था। किसान जो है लैंडलॉर्ड के अधीन होते थे और जो लैंडलॉर्ड होते थे वो जो है राजा के अधीन होते थे। मतलब सबसे बड़ा राजा होता था, उससे छोटे ये लैंडलॉर्ड्स होते थे और उससे छोटे सबसे छोटे कौन होते थे, हमारे पास किसान होते थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड हो जाते थे, बहुत सारे लैंडलॉर्ड थे, ठीक है। किंग एक था, लैंडलॉर्ड बहुत सारे थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर आप ये सारी की सारी ग्रैब कर लेते हो एज अ स्टोरी, तो इसके बाद हम जो भी आगे पढ़ेंगे, रीडिंग जो हम पैराग्राफ की करेंगे, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो आपको पता लग गया कि ये जो पूरी की पूरी सब कॉन्टिनेंट है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, पूरी की पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो ऐसी ही व्यवस्था है लगभग, ठीक है। सबसे बड़ा तो किंग होता है, उससे छोटे लैंडलॉर्ड होते थे जिनको किंग ने डिप्लॉय किया हुआ होता है, मतलब किंग के अधीन होते हैं ये, ठीक है। अब इनमें से क्या था, कुछ जो ये लैंडलॉर्ड थे या कुछ जो ये सामंत थे, कई बार इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। मान लीजिए ये वाला, इसकी ज़मीन इतनी थी, ये मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है, एक लैंडलॉर्ड ये है, इस लैंडलॉर्ड की ज़मीन इतनी है, ये वाला जो लैंडलॉर्ड है इसकी ज़मीन इतनी है, ये वाला लैंडलॉर्ड इसकी ज़मीन इतनी है, ये वाला लैंडलॉर्ड इसकी इतनी है, ये वाला इसकी इतनी है। कई बार क्या हो जाता था, ये लैंडलॉर्ड बहुत पावरफुल हो जाते थे,
ठीक है, पावरफुल हो जाते थे मतलब क्या, वो जो है अपने एरिया को एक्सपेंड करने लगते थे। अब ये देखिए, ये वाला ज़मींदार है, ये वाला ज़मींदार है, ठीक है। इस ज़मींदार के पास मतलब इस लैंडलॉर्ड के पास पहले इतनी सी ज़मीन थी, लेकिन कई बार ये जो है आपस में ही युद्ध कर लेते थे ये सामंत, मतलब आपस में ही वॉर छेड़ देते थे। कई बार इनकी पावर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, मतलब कई बार उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता था, ठीक है। कई दूसरे कारण होते थे, तो उससे क्या हो जाता था, ये अपनी बाउंड्री एक्सपेंड कर लेते थे। अब देखिए इसका, ये वाला जो हमारे पास किंग था, इसका एरिया देखा कितना बड़ा हो गया, ठीक है। अब ये कई बार क्या हो जाते थे, कई बार इन जो ये सामंत है या ये जो लैंडलॉर्ड है, कई बार इनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि ये किंग को बोलते थे कि हम तुम्हें जो है कोई लगान नहीं देंगे। अभी तक हमने क्या देखा, ये सामंत जो है, ये जो लैंडलॉर्ड थे, ये जो उसके छोटे छोटे किसान होते थे जो इसके एरिया में, ठीक है, तो किसान उसको पहले अनाज देते थे या पैसा देते थे, और वो अनाज जो है थोड़ा सा हिस्सा वो किंग को देते थे। लेकिन कई बार जब इन सामंतों की, जब इन लैंडलॉर्ड्स की पावर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, तो ये मना कर देते थे किंग को। किंग को क्या बोलते थे, बिल्कुल नहीं, हम तुम्हारी डायनेस्टी में बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम सेपरेट डायनेस्टी बनाएंगे, हम एक अलग देश बनाएंगे, ठीक है। हमें तुम्हारे अधीन नहीं रहना है, तुम्हें हम कोई अनाज जो है कर के रूप में नहीं देंगे, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, मतलब इंडिपेंडेंस की मांग जो है कई बार उठने लगती थी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। देखिए, अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, मैंने आपको क्या कहा, पहले जब वो किंग होते थे, कहीं पर भी किंग होता था, वो बड़ा किंग होता था एक ही, ठीक है। लेकिन अब जब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि टाइम गुजर रहा है, तो छोटे छोटे किंग जो है उभर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे किंग भी अब निकल रहे हैं। अब ये कहाँ से निकल रहे हैं, ये पूरी की पूरी पिक्चर मैंने आपको यहाँ पर समझाई। ये छोटे छोटे किंग किंग कहाँ से निकल रहे हैं, ये सामंतों से निकल रहे हैं, मतलब जो लैंड लॉर्ड थे, जिनको किंग ने ही डिप्लॉय करके रखा हुआ था अपने एरिया में, उन्हीं में से कुछ जो है काफ़ी पावरफुल हो जाते थे और पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते थे, ठीक है। अब कई बार क्या हो जाता था, ये इतना इतना पावरफुल हो जाता था कोई कोई सामंत, जो कई कई लैंडलॉर्ड हमारे इतने पावरफुल हो जाते थे, वो किंग को ही हरा देते थे, ठीक है। जब किंग को इन्होंने हरा लिया, तो ऑटोमेटिकली ये छोटी छोटी जो डायनेस्टी है, ये भी इसके अधीन हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये हमने देखा इस तरह से। अब यहाँ पर आपको पता लग गया कि इमर्जेंस कैसे होती है, कि कैसे हुई इस एरा में किंग की। जो नए नए यहाँ पर हमारे पास किंग थे, उनका इमर्जेंस कैसे हो रहा था, ये आपने यहाँ पर समझ लिया, ठीक है। अब अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, तो आपको जो है कुछ भी जो है यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो कि चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, मेजर मेजर यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। जैसे सामंत, सामंत मैंने आपको कहा, देखिए सामंत किसको कहते हैं। सामंत मतलब जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, जो मैंने पीछे कहा आपको, देखिए जहाँ पर मैंने सर्कल डाला था, ठीक है। सामंत मतलब जिनको राजा ने ज़मीन दी हुई है, उसने उस ज़मीन को सामंतों के लिए वो राजा ऐसा कहते थे सामंतों के, ये लीजिए थोड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा है, इस ज़मीन के टुकड़े को आप संभालिए। मतलब बहुत बड़ा ज़मीन का टुकड़ा होता था वो, ठीक है। और ये सामंत क्या करेगा, इसके इस ज़मीन के टुकड़े में छोटे छोटे किसान पहले से होते थे, ठीक है। अब जो सारे के सारे किसान थे, वो इसके कंट्रोल में आ जाते थे, ठीक है। अब ये बड़ा खेत किसका है, ये सामंत को दिया हुआ है, लेकिन सामंत तो इतने बड़े खेत में खेती कर नहीं सकता, तो वो क्या करता था, किसानों से खेती करवाता था अपने एरिया में, ठीक है। और जो उसके बाद जो अनाज जो इसको मिलता था, ये किसानों के बदले किसान थोड़ा खुद को रखते थे, थोड़ा इसको दे देते थे, ठीक है। उसके बाद सामंत क्या करता था, थोड़ा सा अनाज जो है राजा को दे देता था एज अ कर, ठीक है। अब कई तरह से वो जो है राजा की हेल्प करनी पड़ती थी। जो ये सामंत होते थे, इनको कई जगह पर, मतलब कई तरह से जो है किंग को हेल्प करनी पड़ती थी। अब ये सामंत जो है इतने पावरफुल होते थे, इनके पास अपनी आर्मी होती थी, ठीक है। इनके पास सब कुछ अपना होता था, ये सिर्फ कहने के लिए होते थे राजा के अंडर। इनका सब कुछ जो है इनके ही हाथ में होता था, सामंत के हाथ में। तो कभी भी जब मान लीजिए कोई किंग है, किंग जब भी कोई लड़ाई कर रहा है, वॉर में जा रहा है, तो ये जितने भी सामंत होते थे छोटे छोटे, ये जो है किंग को अपनी सेना भेजते थे। अब किंग के पास जो है, किंग के पास तो अपनी लिमिटेड सेना होगी, जो सारी की सारी जो सेना होती थी, वो डिपेंड करती थी इन सामंतों के ऊपर, कि इनके पास भी ठीक ठाक जो है सैनिक हुआ करते थे। जब भी लड़ाई होती थी, तो यही जो है आर्मी भी राजा को जो है प्रोवाइड करवाते थे, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा, देखिए अब इसमें देखते थे कि अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड होल्डर्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये आपको पता लग गया। एग्जिस्टिंग किंग ओपन एक्नॉलेज देम एज देयर सब ऑर्डिनेट्स और सामंत, ये भी मैंने आपको कह दिया, देखिए सामंत बना देता था उनको, ठीक है। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग और लैंडलॉर्ड, ये मैंने आपको कहा। देखिए राजा क्या करता था, पहले भूमि दे देता था, मतलब लैंड दे देता था, किसको, सामंत को। और सामंत जो होते थे, वो क्या करते थे, अब जो उनको किसानों से जो उनको अनाज पैदा होता था, थोड़ा सा भाग वो किंग को देते थे। और किंग को खुश करने के लिए ये बड़े जो सामंत होते थे, उनको गिफ्ट भी देते थे, किंग को ये गिफ्ट भी देते थे, ताकि वो जो है राजा जो है खुश हो जाए।
है ना, थोड़ी सी ज़मीन उसको और दे दे, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। अब देखिए जो मिलिट्री सपोर्ट होती थी, राजा को मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़ता था। अब मान लीजिए कहीं पर मैंने जैसा आपको कहा, कहीं पर राजा ने कहीं लड़ाई छेड़ दी, मतलब कहीं पर मान लीजिए कोई राजा जो है किसी दूसरे राजा के साथ जो है लड़ाई करने वाला है, तो उस केस में जो है मिलिट्री भी प्रोवाइड करनी पड़ती थी इन सामंतों को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए एज सामंतास गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंता। अब देखिए महासामंता का क्या मतलब है, या महा मंडलेश्वरा द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द रीजन एंड सो ऑन। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स। अब देखिए ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। अब जैसे मैंने आपको कहा था ना, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा देश है, तो एक सामंत यहाँ पर होगा, एक सामंत यहाँ पर होगा, सामंत मतलब लैंडलॉर्ड, ठीक है। एक सामंत यहाँ पर होगा, तो जिसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, मतलब जैसे मैंने आपको कहा, देखिए जिसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, जो कई बार राजा को भी हरा देते थे, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते थे, महासामंत। सामंत तो छोटे छोटे होते थे, अगर किसी राजा की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई तो उस केस में हम उसको कहते थे महासामंत, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ा सामंत है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा, ये देखिए, और कई बार करते थे, क्या करते थे ये भी मैंने आपको बताया, देखिए समटाइम्स दे एजर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ओवरलॉर्ड्स। मतलब कई बार ये जो है वो जो उनके स्वामी होते थे, मतलब जो राजा होते थे, कई बार उनसे ही इंडिपेंडेंट हो जाते थे ये, मतलब राजा के साथ कई बार लैंडलॉर्ड लड़ाई करते थे और खुद लड़ जाते थे और खुद जो है राजा बन जाते थे, है ना। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया। ऑन सच इंस्टांसेस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन इनिशियली इसमें देखिए, अगर हम देखें ऑन सच इंस्टांसेस वाज दैट ऑफ, इसको हम देखते हैं, ऑन सच इंस्टांसेस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट ऑफ द चालुक्यास और ऑफ कर्नाटका। इन द मिड 18th century दंती दुर्गा राष्ट्रकूटा चीफ overthrew his Chalukya overlord and preferred a ritual called हिरण्य गर्भा, ठीक है, हिरण्य गर्भा। When this ritual was performed with the help of Brahmins, it was thought to be led to of the rebirth of the sacrifice as a Kshatriya, even if he was not not one by birth। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जो सामंत और महासामंत क्या होते थे, इसके बारे में तो आपको पता लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है, जो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है राष्ट्रकूटाज, जो ये राष्ट्रकूट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए, ठीक है। तो ये पहले जो हमारे पास ये वाला है, ये वाला एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए चालुक्याज, पहले चालुक्याज थे, यहाँ पर एक बड़ा राजा था, चालुक्य डायनेस्टी थी, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी थी यहाँ पर। तो चालुक्य जो राजा था, चालुक्य राजवंश का जो राजा था, उसका एक सामंत था यहाँ पर राष्ट्रकूट में, ठीक है, उसका एक सामंत था जिसका नाम था दंती दुर्ग, ठीक है, उसका नाम क्या था, दंती दुर्ग। तो उसने क्या कर दिया, ये जो चालुक्य जो राजा था, ये दंती दुर्ग क्या था, उसका सामंत था, मतलब उसके अधीन था, उसका लैंडलॉर्ड था। तो इस दंती दुर्ग ने क्या कर दिया, इन चालुक्य राजाओं को ही हरा दिया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसने कितना बड़ा डायनेस्टी अपनी स्थापित कर दी, और जो इसका किंग था उसका एरिया देखा कितना सा रह गया। मतलब बोलने की क्या बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कई बार ये जो सामंत होते थे बहुत पावरफुल हो जाते थे। ये जो राष्ट्रकूट है, ये जो दंती दुर्ग मैंने आपको कहा, जिसने राष्ट्रकूट, ये आगे जाके राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनाई, तो ये भी एक वक्त में जो है चालुक्य राजा के अधीन एक सामंत था, ठीक है, इसके अंडर एक लैंडलॉर्ड था ये। लेकिन बाद में जाके इसने अपनी पावर को इंसर्ट किया और इस चालुक्य राजाओं को हरा कर जो है इतनी बड़ी डायनेस्टी अपनी स्थापित कर ली, ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, देखिए क्या क्या है। और यहाँ पर देखिए एक और बात यहाँ पर कही गई है, यहाँ पर देखिए उस वक्त जो है वर्ण व्यवस्था जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है घड़ कर गई थी। इस वर्ण व्यवस्था के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या देखिए, जो राजा होता था हमारी संस्कृति में पहले से ये वर्ण व्यवस्था जो है चली आ रही है। एक राजा होता था, कुछ पुरोहित होते थे, कुछ वैश्य होते थे और कुछ जो है हमारे पास शूद्र होते थे, ठीक है। तो जो राजा होता था वो ये माना जाता था, राजा हमेशा क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होते थे वो हमेशा राजा बनेगा, ठीक है। और जो ब्राह्मण होते थे इनका काम होता था कोई यज्ञ करवाना, कहीं पर कोई यज्ञ हो रहा है, ठीक है, या कोई दूसरे पढ़ाई लिखाई का कोई काम करना है तो वो जो है ब्राह्मण करते थे, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था
ये भले ही जो है ये देखिए जैसे ये राजा हो गया, ये हमारे पास ब्राह्मण हो गया, राजा कहाँ से बनेगा? हमेशा क्षत्रिय बनेगा। तो कई बार क्या हो जाते थे, ये लोग अपना पेशा ही बदल देते थे। अब देखिए यहाँ पर ब्राह्मण क्या करते थे, ये या तो टीचिंग करते थे, या तो ये पढ़ाते थे, या तो ये यज्ञ वगैरह करवाते थे। दूसरा क्षत्रिय क्या करते थे, ये हमेशा जो है आर्मी में जाते थे या राजा होते थे, ठीक है। तीसरा हमारे पास कौन सा, वैश्य थे। वैश्य का मतलब क्या होता था, जो हमारे पास किसान होते थे, या हमारे पास जो छोटे मोटे काम करने वाले होते थे, उनको कहते थे वैश्य। और जो शूद्र होते थे हमारे पास, ये सबसे निचली क्लास में आते थे, ठीक है। इनको निचली क्लास में माना जाता था। इनका काम होता था इनको सर्व करना, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो हमारे पास वैश्य है, इनकी सेवा करना जो है इनका काम होता था शूद्रों का, ठीक है। तो उस वक्त भी जो है एक प्रथा चली आ रही थी कि राजा हमेशा जो है क्या होगा, राजा हमेशा क्षत्रिय धर्म का होगा, क्षत्रिय समुदाय से होगा, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जो ये राजा होते थे हमारे पास, ये ब्राह्मण, मान लीजिए कई बार ब्राह्मण की जो है लालसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। मान लीजिए कोई ब्राह्मण आदमी है, ठीक है, वो ब्राह्मण आदमी मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट पर हमला करना चाहता है, ठीक ठीक है, या मान लीजिए वो किसी क्षेत्र पर जो है अधिकार करना चाहता है आपका, या ये मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है और वो भी एक सामंत है। अब मान लीजिए वो अगर महासामंत बन जाए, वो राजा बन जाए, तो क्या उसको राजा माना जा सकता है? अब राजा तो हमें पता है कि वो तो हमेशा क्षत्रिय होना चाहिए, और यहाँ पर तो वो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय बन रहा है, ठीक है। तो जो ये 700 ईस्वी के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, मतलब 700 के बाद का जो टाइम पीरियड आता है, उसके बाद तक, मतलब यहाँ तक जो है मूवेबिलिटी पॉसिबल थी। मतलब क्या, मतलब जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बन सकता था, और जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय बन सकता था, ठीक है। अब देखिए किसकी वजह से बन सकता था वो, अब एक रिचुअल होता था उस टाइम, एक अनुष्ठान करते थे हम, हिरण्यगर्भा, ठीक है। हिरण्यगर्भा के द्वारा क्या होता था, कोई भी एक जो हमारे पास ब्राह्मण है वो क्षत्रिय बन सकता था, मतलब ये भी एक टाइप का यज्ञ था। ये मान लीजिए आप यज्ञ था, ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारे पास पंडित है, कोई हमारे पास जो है ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण मान लीजिए किसी दूसरे इलाके पर उसने जो है दूसरे इलाके को उसने जो है कैप्चर कर लिया, इसने जो है दूसरे इलाके को मान लीजिए कैप्चर कर लिया है, दूसरे इलाके को इसने कैप्चर कर लिया, दूसरे इलाके को इसने कैप्चर कर लिया, और मान लीजिए ये अब राजा बनना चाहता है, ठीक है। तो ये कर क्या करवाता था, ये हिरण्यगर्भ जो है, ये हिरण्यगर्भा, ये जो अनुष्ठान होता था, ये एक यज्ञ टाइप का होता था, ठीक है। इसको कराने के बाद क्या हो जाता था, एक जो हमारे पास ब्राह्मण है वो जो है क्षत्रिय के अंदर कन्वर्ट हो सकता था, ठीक है, क्षत्रिय कन्वर्ट, उसके बाद वो क्षत्रिय बन जाता था इस यज्ञ को करवाने के बाद, है ना। नेक्स्ट हम चलते, देखिए, इन केस फ्रॉम in other cases, men from enterprising families use their military skills to crave our out kingdoms. For instance, is the Kadamba, Mayurashtam and the Gujarat Pratihara हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स हो गए। यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर इसको आप खुद पढ़ सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा, इस टाइम तक मतलब 700 के आसपास की बात हो रही है, उस टाइम तक जो है क्या था, एक ब्राह्मण का क्षत्रिय में कन्वर्ट होना या क्षत्रिय का ब्राह्मण में कन्वर्ट होना पॉसिबल था। किसकी वजह से, हिरण्यगर्भा जो हमारे पास जो एक अनुष्ठान था। और कुछ किंग यहाँ पर है, और कुछ ब्राह्मण है, कुछ किंग ऐसे हैं जो ब्राह्मण में कन्वर्ट हो गए, और कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं जो किंग में कन्वर्ट हो गए, मतलब जो राजन्य वाली श्रेणी में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, मतलब जो किंगडम होता था वहाँ पर प्रशासन कैसे चलता था, मतलब कानून कैसे बनते थे उस इलाके में, है ना। उस इलाके में कानून कैसे बनते थे, मतलब सारा का सारा काम जो है वहाँ पर कैसे चलता था, कानूनी काम, वो हम यहाँ पर देखते हैं अभी। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है यहाँ तक, इसको मैं यहाँ तक आपको बताता हूँ। तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर कैसे चलता था, इसको पढ़ने की हम कोशिश करते, क्या क्या लिखा है इसमें। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा धीराज, ठीक है, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, त्रिभुवना चक्रवर्तीन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ड्स एंड सो ऑन। अब जो ये पुराने पुराने राजा महाराजा होते थे, मतलब जो नए नए राजा उस टाइम इमर्ज हो रहे हैं, मतलब जो सामंत है, जो राजा के अंदर अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, राजा जो बन रहे हैं, ठीक है, तो उनके नाम देखिए कितने अजीबोगरीब होते थे। अपने आप को बड़ा बताने के लिए वो अपने नाम के सामने बहुत कुछ लगा देते थे, जैसे महाराजा धीराज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महाराजा धीराज, ग्रेट किंग, ठीक है, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, इस तरह के टाइटल जो है उन्होंने खुद को देना, मतलब अपनी प्रशंसा के लिए, ठीक है, खुद को प्रेज करने के लिए उन्होंने ऐसे टाइटल का यूज़ कर दिया। जैसे कोई कहेगा कि मेरा नाम महाराजा धीराज है, ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए महेंद्र प्रताप किसी का नाम है, तो वो कहेगा मेरा नाम महाराजा धीराज महेंद्र प्रताप है, ठीक है। तो मतलब अपनी डोमिनेंस को सिद्ध करने का उन्होंने प्रयास किया।
दूसरा हम देखते हैं, दो दे ऑफन शार्प्ड पावर विद देयर सामंतास एज वेल एज they often shared power with their samantas as well as with association of peasants, traders and brahmins. ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो राजा होता था सबसे बड़ा तो वही होगा, एक स्टेट के अंदर सबसे बड़ा तो राजा होगा। लेकिन राजा यहाँ पर देखिए, राजा हमेशा अपनी हुकूमत नहीं चलाता था, राजा को जो है बहुत सारे लोगों का जो है साथ लेना पड़ता था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, और राजा अकेला तो एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर लोग थे, जैसे पीजेंट हो गए, किसान हो गए, जैसे ट्रेडर्स मतलब जो व्यापारी हो गए, और जो ब्राह्मण हो गए, सबका जो है संयोग लेता था वो सामंत या जो राजा है वो सबका संयोग लेता था। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारे के सारे हमारी सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट हो गए तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मान लीजिए हमारी सोसाइटी के अंदर किसान ही नहीं है, ठीक है, तो राजा क्या करेगा, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ट्रेडर्स है, अगर हमारे पास ट्रेडर्स ही नहीं होंगे, मतलब अगर हमारे पास व्यापारी ही नहीं होंगे, तो उसको जो है उसको हम बेचेंगे कैसे, उस जो हमारे पास माल है उसको हम जो है बेचेंगे कैसे, है ना। सो यहाँ पर ये भी हमारे पास एक ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण क्या करेंगे, ये जो है यज्ञ वगैरह करवाते थे, या कोई एजुकेशन अगर देनी है तो ये वाला काम जो है ब्राह्मण्स का होता था। ठीक है, नेक्स्ट हम देते हैं, इन सच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, हु वर ऑफन persuaded or compelled to surrender part of what they produce. Sometimes these were claimed as rent due to lord who asserted that that he owned the land. Revenue was also collected from traders. अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा मैंने आपको कहा सबसे बड़ा कौन होगा, किंग होगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन किंग जो है हमेशा अपनी मर्जी नहीं चलाएगा, उसको जो है सारे के सारे लोगों का साथ लेके चलना पड़ेगा। अब अकेले किंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता। ठीक है, अब जितने भी वहाँ पर लोग थे सबका जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। अब सबसे बड़ा जो कोई भी राज्य है, मान लीजिए ये एक स्टेट है, ये कि मान लीजिए ये राजा का इलाका है, ये मान लीजिए राजा है, तो इस राजा के पास पैसा कहाँ से आएगा। अब कोई भी स्टेट को अगर चलाना है तो इसको पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए, मान लीजिए इसको अब मिलिट्री चाहिए। अब कोई राजा, हमारे पास अगर स्टेट है तो हमारे को उसको बचाने के लिए मिलिट्री भी चाहिए, तो इस मिलिट्री को सैलरी कहाँ से देंगे, ये तो सैलरी देंगे, सैलरी के लिए किंग के पास पैसा होगा। किंग कहाँ से लाएगा पैसा, किंग जो है, जो ये किसान है, मान लीजिए छोटे छोटे जो किसान है, ये छोटे छोटे जो व्यापारी है, छोटे छोटे जो दूसरे मजदूर है, इनसे जो है कर लेगा। कर का मतलब क्या होता है, कर का मतलब होता है जो एक्सेस आपके पास है उसमें से आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, मान लीजिए एक किसान है, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक किसान मान लीजिए 100 kg जो है अनाज पैदा करता है, तो 100 kg में से 50% इसको जो है राजा को देना पड़ेगा। ये क्या है, इसको कहते हैं कर। मतलब जो आपके पास सरप्लस है, मतलब जो आपके पास ज़्यादा खेती है, जितना आपको चाहिए खाने के लिए उतना तो आप अपने पास रख लो, जो आपके पास बच गया वो आपको कर देना पड़ेगा। कर मतलब जो राजा को देना पड़ेगा जो पोर्शन, चाहे आप राजा बोलो चाहे आप सामंत बोलो। ठीक है, तो इससे जो है राजा के पास क्या होगा, बहुत सारे जब पीजेंट, बहुत सारे किसान, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे मजदूर जब इस राजा को थोड़ा थोड़ा करके जो है अनाज या धन देंगे, तो ये क्या होगा, राजा के पास वेल्थ होगी। अब राजा के पास पावर होगी, राजा जो है एम्प्लॉय हायर कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है राज्य चलता है। अगर मान लीजिए किसान ही नहीं होंगे तो राज्य चल सकता है, नहीं चल सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए व्यापारी है तो राज्य चल सकता है, नहीं चल सकता है। ठीक है, किसी भी एक सोसाइटी को चलने के लिए सभी का होना यहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि सारे के सारे जो है कुछ ना कुछ जो है अपना अ, जो रोल है वो प्ले करते हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये इतना ही कहा गया है इसमें, रिवेन्यू जो लेते थे इसको कर कहते थे। ठीक है, कर या रेवेन्यू इसको कहते थे। 400 टैक्सेस, अब इसको आप खुद पढ़ सकते हो। देखिए दीज वर यूज टू फाइनेंस किंग्स। अब ये मैंने आपको जैसे जैसे बताया, जब इसके पास आ जाता था, जैसे मान लीजिए ये राजा है, ये राजा था, ठीक है, ये राजा था, इस राजा के पास बहुत सारा कर आ गया, मतलब इसके पास बहुत सारा पैसा आ गया अब। ठीक है, तो जब ये पैसा इसके पास बहुत सारा आ गया तो ये क्या करेगा, तो ये सीधे सिंपल सी बात है, ये डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करेगा। जैसे अपनी स्टेट के अंदर मंदिर बनाएगा, ठीक है, अपनी स्टेट के अंदर कोई दूसरे कुएं खुदवाएगा, या अपनी स्टेट के अंदर कोई नए नए रास्ते बनाएगा, नए नए पार्क बनाएगा ये राजा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब संभव है, ऐसा तभी संभव है जब इसका स्टेट जो है, स्टेट के अंदर सारे खुश होंगे। अगर जो किसान है, अगर मान लीजिए अकाल पड़ गया,
ठीक है, सूखा पड़ गया, ड्राउट पड़ गया मान लीजिए, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में तो ये सारा का सारा जो है इन किसानों के पास तो अनाज ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो ये किंग को क्या देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर कोई ड्राउट पड़ा या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया तो पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है स्टेट के ऊपर पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसान के पास अगर अनाज नहीं होगा या किसान के पास अगर धन नहीं होगा तो वो किंग को क्या देगा, किंग भी ऑटोमेटिकली गरीब हो जाएगा अगर जो है ड्राउट पड़ा। वही कंडीशन है अगर मान लीजिए बाहर से कोई अटैक करता है, कोई दूसरे देश से कोई हमारे ऊपर अटैक कर लेता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी यहाँ पर जो है किसानों को लूट लेगा। ठीक है, किसानों को लूट लिया, सब कुछ लूट लिया, तो उस कंडीशन में भी स्टेट की हालत बिल्कुल ही खस्ता हो जाती है। स्टेट को चलाने के लिए यहाँ पर उनके पास कोई भी रिवेन्यू का रिसोर्स नहीं रहता है ना। नेक्स्ट हम जाते हैं, देखिए ये देखिए अब क्या है, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए क्या है ये प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट। अब ये प्रशस्ति का क्या मतलब होता है, प्रशस्ति का क्या मतलब होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है, ये देखिए मान लीजिए कोई किंग है, ये मान लीजिए किंग है, ठीक है। अब पुराने ज़माने में क्या होता था, जब किंग होता था उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ लिखा जाता था, ठीक है, उसको खुश करने के लिए बहुत कुछ लिखा जाता था। ये जो प्रशस्तियाँ होती थी ये एक डॉक्यूमेंट, आप समझ लीजिए डॉक्यूमेंट होती थी, ठीक है। ये ज़्यादातर जो प्लेट होती है, जैसे कॉपर की प्लेट हो गई, कोई दूसरी प्लेट्स हो गई, या कोई स्टोन हो गया, स्टोन की प्लेट हो गई, तो उसके ऊपर जो है इस तरह से लिखा जाता था। मान लीजिए ये स्टोन की प्लेट है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो है राजा के बारे में लिखा जाएगा। मान लीजिए ये इसका, इस राजा का नाम है महेंद्र, इसका नाम है महेंद्र, मान लीजिए इस राजा का नाम है ना, जैसे इसका नाम है महेंद्र, ठीक है। तो प्रशस्ति में क्या लिखा जाएगा, महेंद्र एक बहुत बड़ा राजा है, ठीक है, महेंद्र ने ऐसा ऐसा काम किया है, महेंद्र ने सभी राजाओं को हरा दिया, ठीक है, महेंद्र सबसे बड़ा राजा है, ठीक है, महेंद्र को किसी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। तो मतलब इस राजा के बारे में इन प्रशस्तियों के अंदर जो है बहुत कुछ लिखा जाता था, ठीक है, मतलब इनकी प्रशंसाएं लिखी जाती थी प्रशस्ति के अंदर, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया प्रशस्ति क्या है। प्रशस्ति जो है कुछ डॉक्यूमेंट होते थे, ठीक है, जो कि ज़्यादातर लिखे जाते थे या तो कॉपर की प्लेट पर, या कोई दूसरी प्लेट पर, या कोई स्टोन की प्लेट पर, ठीक है। और इन प्लेट के ऊपर क्या लिखा जाता था, इन राजाओं के ऊपर मतलब इनकी वीरता के बारे में लिखा जाता था, इनको, इनकी प्रशंसा की जाती थी इन प्लेट्स के अंदर। आज भी बहुत सारी प्लेट्स मिलती है जिनके अंदर बहुत सारे राजाओं की जो है प्रशंसा की जाती है ना। तो प्रशस्ति आपको पता लग गया क्या है। प्रशस्ति जो है एक डॉक्यूमेंट होता था जो कहाँ पर लिखा जाता था, जो मैंने आपको बता दिया। और प्रशस्ति में क्या लिखा जाता था, राजा की प्रशंसा की जाती थी। आज भी हम बहुत सारी प्रशस्ति जब खुदाई करते हैं बहुत जगह से जो है प्रशस्तियाँ मिलती है ना। दूसरा हमारे पास देखिए क्या है, लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स का क्या मतलब होता था, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है, मान लीजिए किंग, ठीक है, ये किंग है, पूरा का पूरा राज्य इसका है, इसको आप या तो किंग मान लो या इसका किंग का कोई छोटा सामंत मान लो, इसको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब किंग सामंत भी रख सकता है, किंग सामंत रख भी नहीं सकता है। अब किंग की मर्जी है वो सामंत रखने या नहीं रखने, वो किंग की मर्जी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई किंग है, तो ये किंग क्या करेगा, जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण, ठीक है, जो ब्राह्मण होते, जो मतलब यज्ञ करवाते थे, जो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, जो पढ़ाने का काम करते थे, ठीक है। कई बार क्या हो जाते थे, राजा इन ब्राह्मणों से बहुत खुश हो जाते थे, या कहीं पर यज्ञ करवा दिया तो वो क्या करते थे, इन ब्राह्मणों को बोलते थे, मान लीजिए इस ब्राह्मण का नाम है श्याम, इसका नाम है श्याम, ठीक है। तो ये क्या बोलता था, ये राजा ये बोलता था, श्याम मैं तुम्हें ऐसा ऐसा करो तुम, जो ये मेरा इलाका है, इस इलाके में जो ईस्ट वाली साइड है, ईस्ट वाली साइड है, वहाँ वाला जो ये नंबर 1 का इलाका है ये तुम्हारा हुआ, ठीक है। इस ब्राह्मण को बोलेगा, ये फर्स्ट ब्राह्मण को। तो ये जो ब्राह्मण क्या करेगा, ये वाला ब्राह्मण अब यहाँ चला जाएगा और यहाँ चले के बाद ये पूरी की पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लेगा ये ब्राह्मण, ठीक है। तो ये होता था लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स का मतलब क्या है, लैंड ग्रांट्स का मतलब है जो राजा होता था वो खुश होकर, कई बार वो ब्राह्मणों से खुश हो जाता था, ठीक है, खुश बहुत तरीके से होता था। जैसे मान लीजिए कोई यज्ञ हो गया, कोई बहुत अच्छा काम किया ब्राह्मण ने, तो वो क्या करते थे, राजा क्या करते थे, लैंड जो है दान दे देते थे, ठीक है। वो बोलते थे कि वो वाला लैंड तुम्हारा हुआ, जाओ वो तुम्हारा हुआ, ठीक है। और वो ब्राह्मण वहां पर कब्जा कर लेते थे, तो उसको हम कहते थे लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स मतलब जमीन दान की जाती थी राजा के द्वारा, किसको, ब्राह्मणों को, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, लैंड ग्रांट्स, है ना। नेक्स्ट हम देखिए लिखते हैं द अचीवमेंट ऑफ नागभटास। अब देखिए एक राजा है नागभट, ठीक है, एक राजा था कौन, नागभट। नागभट की हमें एक प्रशस्ति मिली हुई है। प्रशस्ति मैंने आपको कहा, देखिए क्या है प्रशस्ति, एक इस तरह से कोई प्लेट होती है, उसके ऊपर जो है राजा के बारे में बहुत कुछ लिखा होता है। अब इसको आप खुद पढ़ सकते हो। ये जो हमारे पास जो ये नागभट है, नागभट की जो प्रशस्ति हमें मिली है उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत सारा उसको उसको प्रेज करने के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसको आप खुद पढ़ सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर, इसको आप देख सकते हो, ये है प्रशस्ति, यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इमेज आई हुई है। ये है प्रशस्ति, देखिए ये किसी राजा की प्रशस्ति है, मतलब उसमें देखिए ये पूरा का पूरा जितनी भी ये प्लेटें हैं, जितनी भी यहाँ पर ये प्लेटें हैं, तो इनके ऊपर जो है राजा की प्रशंसा लिखी हुई है। ये सारा का सारा राजा की प्रशंसा है, मतलब राजा के बारे में लिखा हुआ, ये राजा इतना बड़ा था, राजा ने इसको हरा दिया, राजा ने उसको हरा दिया, राजा ने ये महान काम किया, राजा ने वो महान काम किया, ठीक है। तो ये सारा का सारा इन प्रशस्तियों के अंदर लिखा रहता था, है ना। नेक्स्ट हम चलते हैं, वॉट वॉज गिवन विद द लैंड, इसको भी आप खुद पढ़ सकते हो, ये भी उसी से रिलेटेड है ऊपर, मतलब उनके साथ क्या क्या और दिया जाता था। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, अब देखिए ज़्यादातर जो रूलर्स थे, अब मैं आपको यहाँ पर इसका ध्यान इधर खींचना चाहूँगा। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वेल्थ का मतलब क्या होता है, बहुत सारा धन। अब ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, देखिए कितने वॉर होते थे, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वॉर जो है क्यों होते थे, वॉर क्यों होते थे। मान लीजिए ये स्टेट ए है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ठीक है। तो वॉर क्यों होंगे। अब ए स्टेट जो है बी स्टेट के ऊपर हमला क्यों करेगा, या बी स्टेट जो है ए स्टेट के ऊपर हमला क्यों करेगा। तो हमला करने का एक ही उद्देश्य होता था, धन की प्राप्ति। हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कैसे इकट्ठी कर पाए। अब ए क्या सोचेगा, ए ये सोचेगा कि मैं पूरा का पूरा कब्जा कर दूं, ठीक है। ए क्या सोचेगा कि मैं इस बी को मार दूं और पूरा का पूरा एरिया कब्जा कर दूं। पूरा का पूरा एरिया कब्जा करने के पास क्या होगा, अब जितने भी छोटे छोटे किसान हैं, जितने भी छोटे छोटे व्यापारी हैं, या जितने भी छोटे छोटे मजदूर हैं, उन सब का रिवेन्यू किसको जाएगा, उस सब का रिवेन्यू जाएगा इस किंग को, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो है इसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आ जाएगी। जब इसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगी तो क्या होगा, ये कुछ भी कर सकता है, फिर अपने स्टेट में डेवलपमेंट के काम करेगा, किसी दूसरे एरिया के ऊपर ये अटैक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर हम आपको जो बताया हुआ है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ये देखिए, फॉर सेंचुरीज रूल, इस पैराग्राफ को देखिए, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज हैव बेस्ड ऑन इन अ स्पेसिफिक रीजन। अब ये हम देख रहे हैं कि ये जो डायनेस्टीज थी वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही थी, ठीक है, एक स्पेसिफिक रीजन में ही हुआ करती थी। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये जो डायनेस्टी है यहाँ पर देखिए, ये जो डायनेस्टी है, मतलब चोला डायनेस्टी हो गई, ठीक है, पाल डायनेस्टी हो गई, ठीक है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हो गई, ये लगभग अपने अपने एरिया में होते थे। अब जो ये वाली बाउंड्री बताई हुई है, देखिए जो ये लाइनों वाली बाउंड्री बताई हुई है, ये वल्नरेबल बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है। मतलब ये वाला जो एरिया था, ये तो राष्ट्रकूटों का था ही था, ये वाला चोलों का था ही था, ये भी पाला का था ही था, लेकिन इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं रहती थी। कई बार ये पाल यहाँ तक जीत जाते थे, ठीक है, कई बार ये राष्ट्रकूट इतना जीत जाते थे, ठीक है, कई बार जो पाल है इतना पहुंच जाते थे ऊपर, ठीक है। मतलब इनकी बाउंड्री जो है फिक्स नहीं थी, लेकिन इनका जो बेसिक जो इनका ठिकाना था वो एक जगह ही था। जैसे राष्ट्रकूटों का यहाँ था, पाल का यहाँ था, चोला का यहाँ था, ठीक है। जो प्रतिहार थे उनका कहीं ऊपर देखते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिक ठिकाना तो सबका एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ठिकाना वैसे का वैसा रहेगा, वो चेंज होता रहता था, ठीक है। जैसे जैसे वॉर कोई भी राजा जीतता था, उसके हिसाब से ये बाउंड्री जो है चेंज होती रहती थी लगातार, है ना। तो नीचे पहुँच गए थे हम, तो यहाँ तक हमने कर लिया, प्रशस्तियों भी हमने कर लिया था, ये भी हमने देख लिया था। अब ये वाला देख रहे थे हम, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गए थे। फॉर सेंचुरीज रूलिंग बिलोंगिंग टू द गुजरा प्रतिहारा राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। अब बहुत सारे जो ये राष्ट्रकूट हो गए, प्रतिहार हो गए, और जो ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपको लास्ट में दिया हुआ ये यहाँ पर देखिएगा, फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुज्जर प्रतिहार, जो ये गुज्जर प्रतिहार थे, जो राष्ट्रकूट थे और जो पाला थे, ये आपस में क्या करते थे, फाइट करते रहते थे, किसके लिए, कन्नौज को पाने के लिए, ठीक है। कन्नौज को पाने के लिए ये लड़ते रहते थे। फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज बिकॉज देयर वर थ्री पार्टीज इन द लॉन्ग ड्राउन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब्स एज इट एज ट्राईपार्टेड स्ट्रगल। इसको जो है ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहते थे। किस किस को, गुज्जर प्रतिहार, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये वाला देखिए, गुज्जर प्रतिहार हो गया, ये गुज्जर प्रतिहार यहाँ पर हो गए, ये राष्ट्रकूटा यहाँ पर हो गए, ये पाला यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये आपस में, ये तीनों डायनेस्टी आपस में जो है लड़ती झगड़ती रहती थी इस जगह को पाने के लिए, कन्नौज को पाने के लिए, ठीक है। कन्नौज को पाने के लिए ये सारी की सारी डायनेस्टी जो है लड़ती झगड़ती रहती थी, क्योंकि यहाँ पर तीन डायनेस्टी आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी, इसलिए इसको कहते हैं हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। मतलब तीन डायनेस्टी यहाँ पर लड़ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, क्योंकि यहाँ पर तीन पार्टीज आपस में लड़ रही है, किसको पाने के लिए, कन्नौज को पाने के लिए। अब कन्नौज को पाने के लिए क्यों लड़ रही है, इसके भी बहुत सारे रीजन है, क्योंकि आप देखते हो ये कन्नौज वाला जो रीजन है ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है,
फर्टाइल का मतलब क्या, यहाँ पर अनाज बहुत अच्छा होता है। और कोई भी डायनेस्टी जो यहाँ पर कंट्रोल पा लेगी तो उसको क्या होगा, यहाँ के किसान भी काफ़ी रिच होंगे। किसान रिच होंगे तो राजा को ये ज़्यादा कर दे सकते हैं, इसलिए इनके नज़र यहाँ पर रहती थी कन्नौज को किस तरह जीता जाए, है ना। तो इससे जो है रिवेन्यू बढ़ सकता था इनका। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रशस्ति, ये भी हो गया था। ये वॉर फॉर वेल्थ यहाँ पर हमने देखा था। यहाँ पर आ गए, यहाँ देखते हैं इसको। एज वी विल सी PP 6-60, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. You will read more about chapter 5, सुल्तान मोहम्मद गजनी। इसके बारे में आपको सीधा बता देता हूँ। अब जो देखिए, अब जो वॉर होते थे वो भी दो टाइप के होते थे। एक तो वो वाले वॉर थे जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही चल रहे थे। दूसरे वॉर ऐसे थे जो बाहर से जो रूलर आ रहे थे, कुछ बाहर से भी रूलर आ रहे थे जो इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे थे, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर वो अटैक कर रहे थे, है ना। जैसे आपने मोहम्मद गजनी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गजनबी का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये कौन से थे, जो मुस्लिम रूलर्स थे वो इंडिया के अंदर आते थे और टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देते थे और वहां पर जितना भी खजाना होता था उसको लूट के जो है ले जाते थे। तो यहाँ पर देखिए एक का नाम आपको बताया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट नाउन सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी। जो मोहम्मद गजनी था वो भी एक बहुत ही क्रूर रूलर था, ठीक है। कहाँ का था वो, अफगानिस्तान का था, ठीक है। ही रूल्ड फ्रॉम 997 टू 1030 एंड एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के बहुत सारे पार्ट को इसने जीत लिया था। Iran and the northwestern part of subcontinent. He reigned the subcontinent almost every year. His target were wealthy temples including that of the सोमनाथ एंड गुजरात। जो मोहम्मद गजनबी था, ये मोहम्मद गजनबी देखिए कितने सारे अटैक इसने किए हैं। 997 से लेके 1030 तक मोहम्मद गजनी ने जो है मोहम्मद गजनबी ने जो है बहुत सारे अटैक किए हुए हैं। मोहम्मद गजनबी ने, ठीक है, मोहम्मद गजनबी ने बहुत सारे अटैक किए हुए, बहुत सारे इंडिया के टेम्पल्स को इसने लूटा हुआ है, ठीक है। और इंडिया के जो टेम्पल्स थे उनके अंदर बहुत सारी वेल्थ थी। अब जो लोग थे वो बहुत सारा दान देते थे टेम्पल्स के अंदर, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गजनी ने क्या किया, इंडिया के ऊपर इसने अटैक कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, ठीक है। मंदिरों को तोड़ने के बाद जितना भी यहाँ से धन था वो कहाँ ले गया, अफगानिस्तान ले गया। और अपने राज्य को इसने और विस्तार कर लिया, मतलब अपने राज्य के अंदर इसने बहुत सारी डेवलपमेंट कर दी वहाँ पर जाके, ठीक है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट। अब ये देखिए इसमें ये इसको आप खुद पढ़ सकते हो जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है। एक बात यहाँ पर और बताने लायक है, जो ये मोहम्मद गजनी है, एक बात आपको याद रखना है, इसके साथ एक राइटर भी इसने अपने साथ लाया था, उसका नाम क्या था, अलबरूनी, ठीक है। इसका नाम क्या था, अलबरूनी। ये वर्ड आपको कई बार सुनने में आएगा, अलबरूनी। अलबरूनी कौन था, अलबरूनी एक राइटर था जो किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ। मोहम्मद गजनबी कौन था, ये एक बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही हिंसक शासक था ये, जो कि अफगानिस्तान से आया था और इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इसने अटैक किया था, मंदिरों को तोड़ा था और यहाँ से वेल्थ ले गया था, मतलब जो खजाना था उसको ले गया था अफगानिस्तान ये, ठीक है। तो अलबरूनी कौन था, अलबरूनी उसका एक राइटर था। इसका काम क्या था, इसका काम था उस वक्त जो है इंडिया के बारे में लिखना। जब इन्होंने अटैक किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर तो ये अलबरूनी ने जो है उसके बारे में लिखा है, मतलब उस टाइम क्या क्या चला हुआ था, इंडिया की हालत कैसी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कैसी हालत थी, लोगों की कैसी हालत थी, राजा की कैसी हालत थी, युद्ध में क्या क्या हुआ, तो सारा का सारा जो है अलबरूनी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। नाम क्या है उसका, किताब अल हिंद। ये किताब अल हिंद किसने लिखी है, ये लिखी है अलबरूनी ने, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको भी आप खुद देख सकते हो, ठीक है। अदर किंग हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडिंग द चौहानास लेटर नाउन एज चौहान्स। अब देखिए मैंने आपको कहा अब आगे जाके जो है बहुत सारे छोटे छोटे रूलर आते जाएंगे। जैसे चौहान के बाद में आपने सुना होगा पृथ्वीराज चौहान जैसे, ठीक है। जो पृथ्वीराज चौहान, अब चौहान डायनेस्टी भी जैसे जैसे समय गुजरता गया तो चौहान डायनेस्टी भी आएगी, ठीक है। अब ये चौहान क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस मैप में आपको बताया हुआ है चौहान, ये जो है यहाँ पर देखिए चौहमानाज, ये चौहमानाज बाद में जाके चौहान बन जाते हैं, ठीक है। चौहान बन जाते हैं और अभी भी जब ये चौहान जो है इनकी डायनेस्टी यहाँ इनका कंट्रोल इतना सा होता है, ठीक है। तो इनके टाइम में भी बाहर से एक रूलर और अटैक करता है, उसका नाम होता है मोहम्मद गजनी, ठीक है। उसका नाम कौन था, उसका नाम क्या था, उसका नाम मोहम्मद गजनी था, ठीक है। और मोहम्मद गजनी 1192 में और 1191 में 2 वॉर इसके साथ हुए थे। मोहम्मद जो गौरी था, सॉरी मोहम्मद गौरी आया था, ठीक है। गजनी मैंने गलत कह दिया पहले, मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी यहाँ से आया हुआ था,
ठीक है। जब चौहान डायनेस्टी थी उस टाइम जो है मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ था। मोहम्मद गौरी ने फ़ौरन से अटैक किया था और यहाँ पर देखिए इसने 2 वॉर किए थे 1191 में और 1192 में। 1192 में जो है मोहम्मद गौरी जो है हार गया था, जबकि 92 में वो जो है जीत गया था पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। और उसके बाद जो है चौहान डायनेस्टी को उसने बहुत हार्म किया था यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्या है इसमें, ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं अब अ क्लोजर लुक द चोलास। अब हम डिस्कस करेंगे, अब जो ये चैप्टर था गाइस, यहाँ पर आपको किसी एक डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया गया था। यहाँ पर आपको ये बताया हुआ था कि छोटे छोटे राजा कैसे इमर्ज हुए, और छोटी छोटी जो और चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डायनेस्टी के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, उसका नाम क्या है, चोलास, ठीक है। बाकी आपको बस याद रखना है। अब चोला डायनेस्टी कहाँ थी वो आपको याद रखना है, वो यहाँ पर थी। इस वाले जो सदर्न इंडिया आज का हमारा है, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है तमिलनाडु वाला इलाका, ठीक है, तमिलनाडु केरला वाला, ये जो है ज़्यादातर जो है यहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका देखते हैं, ये हमारे पास जो है चोलास का था, ठीक है। अब इनकी जो है बाउंड्री जो है बढ़ती घटती बढ़ती रहती थी, जैसा कि मैंने आपको कहा, ठीक है। जैसे ये इनकी बाउंड्री थी, देखिए कई बार ये ऊपर तक भी चले जाते थे, कई बार ये नीचे तक भी आ जाते थे, ठीक है। मतलब ये बाउंड्री हमेशा जो है चेंज होती रहती थी। अब किसने और कैसे इसकी स्थापना की वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर इसकी स्थापना के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सीन था कुछ, इस इलाके में भी, यहाँ पर भी एक छोटा सा यहाँ पर सामंत था जिसने बाद में जाके अपनी पावर को बढ़ा दिया था, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें जो बताने लायक चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। अब एक बात जो चोलास के बारे में सबसे फेमस है, इनके टाइम में जो है संस्कृति को बहुत महत्व मिला, कल्चर को बहुत महत्व मिला। अगर आप सदर्न इंडिया में आज भी जाओगे तो बहुत सारे टेम्पल ऐसे आपको मिलेंगे जो चोला टाइम्स में बने हुए हैं। जब चोला रूलर थे तो उस टाइम साउथ के अंदर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। राजराज प्रथम हो गया और दूसरे कई तरह के हमारे पास आ गए यहाँ पर रूलर, जिनने बहुत सारे टेम्पल यहाँ पर हमारे पास बनाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए। अब देखिए जो चोला जो है ये टेम्पल्स क्यों बना रहे हैं, किसकी वजह से बना रहे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि इनके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। और पैसा चोला राजाओं के पास बहुत ज़्यादा कैसा है, जो दूसरे राज्य है उसके आसपास के जितने राज्य है उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना चोला राजाओं के पास है। तो चोला राजाओं के पास ज़्यादा पैसा कैसे है उसका भी हम रीज़न देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्राउन स्कल्पचर, ठीक है। द बिग टेम्पल ऑफ थंजौर एंड गंगईकोंडा Gangaikonda, Cholapuram, built by Rajaraja and Rajendra, are architectural and spiritual marvels. नेक्स्ट हम देखते हैं चोला टेम्पल्स ओफल बिकम द न्यूक्लियर ऑफ सेटलमेंट्स विच, ये यहाँ पर देखिए, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। जैसे इस तरह से देखिए, जो चोला टाइम था उस टाइम जो है बहुत सारे टेम्पल्स बने, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान देना है, चोला राजाओं ने जब बहुत सारे टेम्पल बनाए तो टेम्पल बनाने के साथ ही लोगों को भी यहाँ पर जो है आना जाना लगा रहा, ठीक है। लोगों को यहाँ पर कई तरह से एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट कैसे मिला, अब देखिए जैसे यहाँ पर टेम्पल है, अगर टेम्पल होगा तो आपको बहुत सारे पुजारी चाहिए होंगे, ठीक है, पुजारी चाहिए होंगे। अब जब मंदिर की आपको सजावट करनी है तो उसके लिए आपको शिल्पकार चाहिए, मतलब वो वाले लोग चाहिए जो पत्थरों का काम करेंगे, ठीक है। अब आपको वहाँ के लिए जो है अलग अलग टाइप से जो है लोगों के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा जब ये टेम्पल जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब टेम्पल सिर्फ और सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेम्पल लोग सिर्फ पूजा अर्चना ही करते हैं टेम्पल के अंदर। टेम्पल का मतलब है यहाँ पर टेम्पल पूजा अर्चना तो करेंगे ही करेंगे, साथ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए लोग कितना टेम्पल की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। टेम्पल की वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को, ठीक है। इसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हो। वैसे जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। जो चोला टाइम है वहाँ पर जो है जो मूर्ति कला है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित हुई। चोला टाइम में बनी हुई मूर्तियाँ आज भी जो है वर्ल्ड फेमस है। चोला टाइम की जो मूर्तियाँ हैं उनकी जो मूर्ति बनाने की जो क्षमता थी, जिस हिसाब से जिस सटीकता के साथ वो मूर्ति बनाते थे, वो आज भी वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो चोला डायनेस्टी थी दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला तो इसके मंदिर, जो मंदिर होते थे उसके बहुत ही मार्वलेस होते थे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखिए जो मूर्ति कला है वो भी जो है बहुत ही इनकी मार्वलेस होती थी। आप जो है इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो, यूनिक आप सर्च कर सकते हो, जैसे चोला टाइम से बने हुए टेम्पल्स नेट के ऊपर आप सर्च करके निकालिएगा, आप देखोगे कि बहुत ही मार्वलेस क्वालिटी के जो टेम्पल्स है उस टाइम जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो चोला डायनेस्टी थी यहाँ पर जो है सिंचाई के भी बहुत ही अच्छा इन्होंने साधन बनाया हुआ था। एक तो ये जो है कावेरी का डेल्टा था यहाँ पर,
मतलब नदियाँ काफ़ी ज़्यादा थी इस इलाके में, जैसे कावेरी का डेल्टा हो गया, कावेरी नदी हो गई, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक है, उसकी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। दूसरा यहाँ पर जो है इन्होंने जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजिंग की भी आर्टिफिशियल जो इरिगेशन थे उसका भी जो है इन्होंने प्रावधान किया हुआ था चोला राजाओं ने। ये काफ़ी एडवांस थे। बाकी जगह क्या होता था, बाकी जगह मान लीजिए खेती हो रही है, जहाँ पर पानी होगा तो वहीं पर खेती हो पाती थी। मान लीजिए कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर खेती ही नहीं हो पाती थी। लेकिन ये चोला राजा काफ़ी एडवांस थे। इन्होंने जहाँ पर पानी नहीं था वहाँ पर इस तरह से देखिए नहरें बना दी, कुएँ बना दिए, पॉन्ड्स बना दिए, ठीक है। तो उससे क्या होता था, किसान हर जगह जो है फसल पैदा करेंगे। हर जगह फसल पैदा करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो राजा को ज़्यादा रिवेन्यू देंगे, और राजा को ज़्यादा रिवेन्यू देंगे तो क्या मतलब, उस स्टेट की वेल्थ ज़्यादा होगी, मतलब वो देश जो है उतना ही ज़्यादा धनी होगा। जितना ज़्यादा वेल्थी जो है राजा होगा, जितना ज़्यादा राजा के पास धन होगा, सिंपल सी बात है कि उस राज्य में बहुत सारे टेम्पल्स बनेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैसे से सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो है, जो हम देखते हैं टेम्पल बने यहाँ पर, चोला चोला टाइम में टेम्पल बने, बहुत सारे डेवलपमेंट के काम हुए, ठीक है। तो क्यों हो रहे हैं, तो वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी कृषि में भी देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने जो है सुधार किया हुआ, तो उसकी वजह से जो है ये सब कुछ हो रहा है ना। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, तो इसको भी आप खुद पढ़ सकते हो। इसमें भी वैसा ही सिस्टम है जैसा मैंने आपको पहले कहा था। इसमें भी ब्राह्मण का कुछ एक मंडलियाँ होती है, या जो हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये वाला इलाका है, तो इस वाला इलाके में कुछ ब्राह्मण की इस तरह से मंडलियाँ होंगी, तो ये महिला जो मंडलियाँ हैं वो जो है इस इलाके के लिए जो है कानून इस तरह से बनाती थी। या कई जगह पर ऐसा होता था, जो लैंड जो छोटे-छोटे बड़े-बड़े फार्मर होते थे, मतलब जो डोमिनेंट फार्मर होते थे, वो भी जो है इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने का, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो है सँभालते थे। वैसे सुप्रीम तो यहाँ पर सामंत ही होता था। अब सामंत ने भी छोटे-छोटे दूसरे जो है लोगों को लगाया होता था एडमिनिस्ट्रेशन को सँभालने के लिए, है ना? नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर देखिए। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, बस इसको मैं क्लोज़ कर दूँ पहले। ये इसको आपने खुद देखना है, ठीक है? ये मैंने आपको सारा बता दिया। इंस्क्रिप्शन एंड टैक्सेस ये भी मैंने आपको बता दिया। अब तमिलनाडु के बारे में आपको बताता हूँ मैं, ठीक है? ये ऊपर दिया हुआ है, आप देख लीजिए उसको, ठीक है? अभी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। ये इस तरह से था देखिए, जैसे तमिलनाडु वाला जो इलाका हम यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से, ठीक है? तमिलनाडु का जो इलाका देखते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा ये वाला इलाका बहुत ही फर्टाइल है। ये तो मैंने आपको कहा कि फर्टाइल है। फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है इरिगेशन का बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है? एक तो यहाँ पर जो है नदियाँ हैं, दूसरा यहाँ पर जो है जो इरिगेशन है वो भी काफ़ी एडवांस लेवल में चली गई है, ठीक है? ये काफ़ी एडवांस थे, चोला राजा है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो इनके नगर होते थे इस तरह से, छोटे-छोटे गाँव होते थे बने हुए इस तरह से, तमिलनाडु वाले इलाके में छोटे-छोटे गाँव होते थे इस तरह से। एक गाँव यहाँ पर है मान लीजिए, एक गाँव यहाँ पर है मान लीजिए, एक गाँव मान लीजिए यहाँ पर है, एक गाँव मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है? ये कहाँ की बात हो रही है? तमिलनाडु वाले इलाके की बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता था, ये तमिलनाडु वाला इलाका किसके अधीन आता था? चोल राजाओं के अधीन, ठीक है? उस टाइम तमिलनाडु नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है? चोल राजाओं के अधीन थे। अब इस तरह से देखिए छोटे-छोटे गाँव बने हुए, एक गाँव ये है, एक गाँव ये है, एक गाँव ये है, एक गाँव ये है। और ये गाँव कैसे है? ये गाँव बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर है। इन लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये जो छोटे-छोटे गाँव होते थे, जहाँ पर लोगों का लाइफ़स्टाइल बहुत ही हाई होता था, बहुत ही ज़्यादा धनी होते थे ये लोग, तो ये जो छोटे-छोटे गाँव होते थे इन धनी लोगों के, इनको कहते थे नाडु, ठीक है? क्या कहते थे इनको? नाडु। अब बाद में हम लिखते थे कि इसका इसका नाम क्या पड़ गया बाद में? तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती थी, और कहाँ पर बोली जाती थी? इन नाडु के अंदर बोली जाती थी। तो इसीलिए आज हम देखते हैं तमिलनाडु का नाम क्या पड़ गया है? तमिलनाडु आज पड़ गया है, क्योंकि तमिल वहाँ पर बोली जाती थी, और ये छोटे-छोटे जो राज्य होते थे इनको हम नाडु कहते थे, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एन्जॉय किया होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 3rd चैप्टर को जो है डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने वीडियो को एन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।